तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेस होल्डर्स फॉर लिटरल वैल्यू इन एसक्यूएल क्वेरी बीइंग सेंट टू द डेटाबेस। तो यहाँ पे लिटरल का मतलब होता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू। लिटरल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कांस्टेंट। तो बेसिकली कहना क्या चाहता है कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी डी टेबल का नाम है, वेयर ID इक्वल टू 5। एक क्वेरी है। 5 यहाँ पे क्या हो गया? 5 यहाँ पे लिटरल वैल्यू हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अब एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि सपोज कि आपके पास एक वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स हैं। यूजर्स के रिकॉर्ड को आप डीबी में सेव कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल उनका मोबाइल नंबर को आप सेव कर रहे हो। तो क्या होगा कि सपोज करो कि आपको कोई बहुत सारे यूजर्स होंगे, जैसे यूजर ए है उसका मोबाइल नंबर कुछ और होगा, यूजर बी है उसका मोबाइल नंबर कुछ होगा, यूजर बी है उसका कुछ मोबाइल नंबर होगा, यूजर सी है उसका मोबाइल नंबर कुछ होगा। तो हमें क्या होगा, हमें क्या करना है कि सपोज करो कि यूजर ए का चाहिए तो हमें यहाँ पर यूजर ए की आईडी देनी पड़ेगी। अगर यूजर बी का चाहिए तो बी का देना पड़ेगा, यूजर सी का। तो बार बार हमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, बार बार वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी। तो हम प्रोग्रामर्स को ये आइडिया है कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ पे बार बार कांस्टेंट वैल्यू देने के बदले हम एक वेरिएबल असाइन कर दें, यानी आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे यूज़र आईडी हम कर देते हैं। तो ये एक वेरिएबल हो गया जहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ यूज़र आईडी को ही चेंज करेंगे, बाकी का क्वेरी सेम रहेगा, सिर्फ यूज़र आईडी को चेंज करेंगे। और फिर इसी के बेसिस पे हमारा जो एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होगा और हमारा जो भी रिजल्ट होगा उसको एज आउटपुट दे देगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग। इसी को बाइंडिंग बोलते हैं। यानी कांस्टेंट वैल्यू ना दे के हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल के थ्रू वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, तो इसी को बोलते हैं बाइंड वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइन इज नीडेड व्हेन यू विश टू इंक्लूड रोज दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यू। तो सबसे पहले हमें ज्वाइन को समझना पड़ेगा, ज्वाइन क्या होता है। तो सपोज करो एग्जांपल कि हमारे पास दो टेबल्स हैं। पहला है स्टूडेंट का जिसमें नाम है, हमारे पास स्टूडेंट का नाम है। दूसरा टेबल में स्टूडेंट्स के मार्कशीट्स हैं, यहाँ पर मार्क्स उनके मौजूद है। और हमें ऐसा कुछ चाहिए, रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि हमें स्टूडेंट और उनके मार्क्स दोनों चाहिए, स्टूडेंट और प्लस में उनके मार्क्स चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक टेबल से तो काम होगा नहीं, क्योंकि एक टेबल में स्टूडेंट का डेटा है और दूसरे टेबल में मार्क्स का डेटा है। तो हमें क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके एक कंबाइंड रिजल्ट प्रोड्यूस करना होगा, ताकि हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। तो हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ ज्वाइंस है, क्या क्या है। तो हम पहला ज्वाइन हमारे पास इनर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। उसके बाद हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज इक्वी ज्वाइन है हमारे पास। उसके बाद नेचुरल ज्वाइन है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ज्वाइन है। अब इनमें होता क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो इनर ज्वाइन में क्या होता है, इनर ज्वाइन में बेसिकली आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ तो कंडीशन दोगे ना। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन पे आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो कि किस कंडीशन के आधार पर आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्या डेटा चाहिए आपको। तो इक्वल टू के आधार पर आप कर सकते हो, ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू। तो ये सब वेरियस कंडीशन हो सकते हैं। तो इनके आधार पर जो भी मैचिंग रोज होंगी, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो एज आउटपुट आ जाता है, इनर ज्वाइन होता है। तो सिर्फ मैचिंग वैल्यूज ही आती है इनर ज्वाइन में। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि लेफ्ट, हमारे पास दो टेबल्स है, लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है कि लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड को आपको दे देगा, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड को देगा प्लस जो भी मैचिंग वैल्यूज़ है राइट टेबल से उनको देगा। तो लेफ्ट टेबल प्लस राइट टेबल की जो भी मैचिंग वैल्यूज़ है उनको एज ए रिजल्ट देता है। अगर कोई मैच नहीं कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि एज ए नल वैल्यू रिटर्न कर देता है। राइट टेबल जस्ट अपोजिट करता है लेफ्ट ज्वाइन के, यानी राइट टेबल की ऑल वैल्यूज़ प्लस लेफ्ट टेबल से जो भी मैचिंग वैल्यूज़ है कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर राइट टेबल, तो उनको देगा। अगर कोई मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ पे नल रिटर्न कर देता है। फुल आउटर ज्वाइन क्या करता है, फुल आउटर ज्वाइन आपको सारा कुछ दे देता है, यानी मैचिंग वैल्यूज भी देगा एंड नॉन मैचिंग वैल्यूज भी देगा। यानी लेफ्ट टेबल का भी डेटा देगा, राइट टेबल का भी डेटा देगा, प्लस जो भी मैचिंग वैल्यूज है उनको भी दे देगा। इक्वी ज्वाइन क्या करता है कि इक्वी ज्वाइन जस्ट लाइक इनर ज्वाइन ही है, लेकिन सिर्फ इसमें
इक्वल टू कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी सिर्फ इक्वल टू कंडीशन पे ही ये काम करता है इक्वी ज्वाइन। एंड नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, तो नेचुरल ज्वाइन में कोई कंडीशन हम नहीं देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो दो टेबल्स के बीच में जो कॉमन एट्रीब्यूट है, सपोज करो कि दो टेबल्स है, एक में दो एट्रीब्यूट्स है ए एंड बी, दूसरा टेबल है जिसमें एट्रीब्यूट है बी एंड सी, तो दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट क्या होगा, बी कॉमन एट्रीब्यूट है, तो उन्हीं कॉमन एट्रीब्यूट पे काम करेगा, उन्हीं को मैच करके वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा नेचुरल ज्वाइन। तो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हमें सारी वैल्यू चाहिए, इंक्लूड रोज डेट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यूज, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा फुल आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर 5 बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइडेड बाई एसक्यूएल्स। तो एसक्यूएल बेसिकली ऑप्शन ए को देखते हैं तो यहाँ पर नेम नाम का कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता, इसमें भी नेम है, इसमें नहीं प्रोवाइड करता है। मल्ट नाम का भी MULT ऐसा कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता, डिव नाम का भी कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएंगे हमारे पास, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 5 में देख सकते हैं काउंट सम एवरेज मैक्स मिनिमम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि यही 5 फंक्शंस एसक्यूएल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 32, ए DBMS परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस फॉर इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी विच इज़ नॉट वन ऑफ दोज। तो DBMS क्या है, DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा आपको स्टोर हो रहा है एज ए टेबल के फॉर्मेट में, और DBMS का काम क्या है, काम यही है कि जो भी डेटा उसमें स्टोर होगा उसको ईजिली हम एक्सेस कर सकें, उसको मैनेज कर पाए, वो सिक्योर हो, इंटीग्रिटी हो उसमें, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है हमारे पास DBMS। तो डेटा इंटीग्रिटी एंड मैनेजमेंट सही है, ये प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी एंड स्टोरेज मैनेजमेंट ये भी प्रोवाइड करता है। डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट ये भी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये भी प्रोवाइड करता है। डेटा रिपोर्ट्स नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं होती, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डेटा रिपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे विच इज़ नॉट वन ऑफ दोज था ना क्वेश्चन में, इसलिए डेटा रिपोर्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि लॉकिंग में कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन डेटाबेस सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें लॉकिंग प्रोटोकॉल को समझना होगा, क्योंकि लॉकिंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो हमें लॉकिंग प्रोटोकॉल को समझना होगा। तो लॉकिंग क्यों यूज किया जाता है, लॉकिंग का काम है, लॉकिंग जो प्रोटोकॉल है हमारे पास, लॉकिंग प्रोटोकॉल यूज होता है कंसिस्टेंसी को, डेटाबेस में कंसिस्टेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कंसिस्टेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉकिंग यूज़ किया जाता है। अब लॉकिंग के दो तरह के होते हैं, दो तरह के लॉक्स होते हैं लॉकिंग में, लॉकिंग प्रोटोकॉल में। एक होता है हमारे पास शेयर्ड लॉक, दूसरा हमारे पास होता है एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक में सिर्फ रीड ऑपरेशन अलाउड है, यानी आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव लॉक में आप राइट भी कर सकते हैं, राइट रीड भी कर सकते हैं, एंड रीड राइट भी कर सकते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं एक्सक्लूसिव लॉक में। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। अब कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या होता है कि सपोज करो कि आपके पास कोई एक डेटा है, एक्स नाम का एक कोई डेटा है, उसमें दो ट्रांजेक्शन्स रीड कर रहे हैं, जैसे T1 है, T1 रीड कर रहा है, T2 भी रीड करना चाहता है, तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों रीड कर रहे हैं, किसी ने वैल्यू एक्स के वैल्यू को चेंज करने की कोशिश नहीं की, इसलिए यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का काम रीड कर रहे हैं, दोनों बस उस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। जब भी मॉडिफिकेशन आता है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज करो कि T1 राइट कर रहा है एंड T2 उसको रीड करना चाहता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इसने मॉडिफाई कर दिया वैल्यू को, यानी हो सकता है कि T2 जो चीज़ रीड करना चाहता है वो उसे मिले ही नहीं, क्योंकि बीच में किसी ने आके उस डेटा को मॉडिफाई कर दिया है। तो सपोज करो कि एक्स का वैल्यू 100 है और T1 ने क्या किया कि एक्स को 110 कर दिया, मॉडिफाई करके एक्स ने उसको 110 कर दिया। अब जब T2 रीड करेगा तो उसको 110 मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जहाँ पे सेम डेटा इन्वॉल्व होना चाहिए और वहाँ पे एटलीस्ट एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए, एटलीस्ट एक राइट ऑपरेशन होगा तब उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस क्रिएट हो सकते हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है। तो यह है कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बढ़ते हैं लॉकिंग में। तो लॉकिंग में क्या होता है कि शेयर्ड लॉकिंग भी चाहता है कि हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो, लॉकिंग प्रोटोकॉल का भी यही काम है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंस शेयर्ड लॉक में क्या होता है, सिर्फ रीड ऑपरेशन अलाउड है, तो रीड से तो हमने देखा कि रीड से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता, यानी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स रीड कर सकते हैं एक साथ, शेयर्ड लॉक को एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होता है कि सिंस राइट आप कर रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे एक्सक्लूसिव लॉक को एक्वायर नहीं कर सकते। यानी सपोज करो कि T1 ने
एक्वायर किया शेयर्ड लॉक को, अब T2 चाहता है तो वो भी उसको भी अलाउ कर दिया जाएगा, T3 को भी अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने सपोज करो कि एक्सक्लूसिव लॉक लिया, T1 ने एक्सक्लूसिव लॉक लिया, अब वो शेयर्ड लॉक लेना चाहता है तो उसको नहीं मिलेगा। T2 अगर कोई दूसरा ट्रांजेक्शन आया T2 शेयर्ड लॉक लेना चाहता है तो उसको शेयर्ड लॉक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो ये होता है लॉकिंग कॉम्पेटिबिलिटी इसको बोलते हैं। तो इसमें बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी राइट ऑपरेशन नहीं आना चाहिए। राइट ऑपरेशन आता है एक्सक्लूसिव लॉक में। तो हमारे पास कोई भी एक्सक्लूसिव को एक्स से डिनोट करते हैं, तो कोई भी एक्सक्लूसिव कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूसिव शेयर्ड कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, शेयर्ड एक्सक्लूसिव कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ये तीनों नॉट अलाउड है। शेयर्ड अलाउड है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइप्स ऑफ लॉकिंग क्या क्या है। तो हमारे पास पहला आता है जो बेसिक है 2PL लॉकिंग, टू फेज लॉकिंग इसको बोलते हैं। तो इसमें दो फेजेज रहते हैं, एक ग्रोइंग फेज होता है, ग्रोइंग फेज, एंड दूसरा होता है आपके पास श्रिंकिंग फेज। तो ग्रोइंग फेज में क्या होता है कि आप सारे लॉक्स को एक्वायर करते हैं। श्रिंकिंग फेज में क्या होता है, आप सारे लॉक्स को रिलीज़ करते हैं। अब ग्रोइंग फेज में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डेडलॉक, यहाँ पे डेडलॉक से प्रिवेंशन नहीं है, यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंशन नहीं है 2PL में, डेडलॉक नहीं होता है। स्टारवेशन का प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, डेडलॉक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, स्टारवेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है 2PL में, टू फेज लॉकिंग में। अब इसका एक नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास स्ट्रिक्ट 2PL। स्ट्रिक्ट 2PL में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि ग्रोइंग फेज में आप सारे लॉक्स को एक्वायर कर लेंगे, लेकिन श्रिंकिंग फेज में सिर्फ आप एक्सक्लूसिव लॉक्स, जो भी एक्सक्लूसिव लॉक्स हैं, एक्सक्लूसिव लॉक्स उन्हीं को रिलीज़ करेंगे आप। इसमें भी आपको डेडलॉक एग्जिस्ट करता है, यानी डेडलॉक प्रॉब्लम यहाँ पे भी एग्जिस्ट होती है। डेडलॉक एंड स्टारवेशन दोनों होता है यहाँ पे स्टिक 2PL में। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिग्रस 2PL। रिग्रस 2PL में आपको क्या होता है, रिग्रस 2PL, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे स्ट्रिक्ट 2PL में क्या होता था कि श्रिंकिंग फेज में आप सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक को रिलीज़ कर रहे थे, रिग्रेस 2PL में आप सारे लॉक्स को रिलीज़ कर देंगे। तो इसमें भी डेडलॉक एंड स्टारवेशन का प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट आपको आता है कंजर्वेटिव 2PL। कंजर्वेटिव 2PL बोलता है आपको कि आप सारे लॉक्स को ट्रांजेक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही सारे जो लॉक आपको चाहिए सारे लॉक्स को आप एक्वायर कर लो, एंड एक बार कमिट एंड रोल बैक हो गया उसके बाद आप सारे लॉक को रिलीज़ कर दोगे। तो यहाँ पे डेडलॉक से प्रिवेंशन हो जाता है, यानी कंजर्वेटिव 2PL में डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें, लेकिन स्टारवेशन की प्रॉब्लम इसमें आती है कंजर्वेटिव 2PL में। यानी टू फेज लॉकिंग में सिर्फ कंजर्वेटिव 2PL है जिसमें डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सब में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास और भी लॉकिंग प्रोटोकॉल है, जैसे टाइम स्टैम्प हो गया, टाइम पे स्टैम्प हो गया, हमारे पास थॉमस राइट हो गया। इन दोनों में भी डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं करता है, थॉमस राइट। तो इन दोनों में भी आपको डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कंजर्वेटिव 2PL एंड थॉमस राइट एंड टाइम स्टैम्प, इन तीनों में डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं करता। स्टारवेशन की प्रॉब्लम अभी भी आ सकती है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39 में, लॉकिंग में कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इन डेटाबेस सिस्टम्स। डेडलॉक ऑब्वियसली डेडलॉक एंड स्टारवेशन करता है, लेकिन स्टारवेशन है नहीं तो डेडलॉक ही है, यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एंड डिलीट व्यूज एंड रिलेशन विद इन टेबल्स। व्यूज एंड रिलेशंस का मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे आप टेबल आप बनाते हो, तो यहाँ पे जब भी आप टेबल बनाते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको बोलते हैं स्कीमा, स्कीमा बोलते हैं। और स्कीमा से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं जैसे क्रिएट टेबल, डिलीट टेबल, ये सारे जो ऑपरेशंस रहते हैं वो DDL के अंदर आते हैं, DDL कमांड के अंदर आते हैं, इन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इस चीज़ का आंसर हो जाएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हमारे पास बेसिकली कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेज हैं, क्वेरी लैंग्वेजेज। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है DDL हो गया, DDL हो गया, हमारे पास DML हो गया, TCL हो गया, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DCL हो गया, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, नेक्स्ट वन इज़ डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी हमारे पास है। तो DDL हमारे पास स्कीमा या स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहता है, DDL इसको बोलते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बेसिकली जो रिकॉर्ड्स हैं, जो टेबल के अंदर जो डेटा है उससे रिलेटेड रहता है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हमको हमारे पास क्या होता है, ये जो कमिट हो गया, रोल बैक हो गया, यानी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ऑपरेशन रहता है। रोल बैक हो गया, सेव पॉइंट हो गया, ये सब इसके अंदर आती हैं। DCL के अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्रांट एंड रिवोक आ जाता है इसके अंदर, ग्रांट
एंड रिवोक, यानी परमिशन से रिलेटेड है DCL। एंड DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जो भी क्वेरी आप लिखते हैं वो उसके अंदर आता है। तो ये हो गया इसका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में जाते हैं। ये बोल रहा है बैकवर्ड रिकवरी इज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। बैकवर्ड रिकवरी होता क्या है? अब इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, बिफोर इमेज एंड आफ्टर इमेज। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको बताता हूँ। सपोज करो कि आपके पास आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं, 1000 रुपीज़ आपके पास है। अभी क्या हुआ कि 200 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट करते ही 1200 हो जाने चाहिए थे, लेकिन बीच में ही क्या हुआ कि सिस्टम एरर हो गया या क्रैश कर गया। तो क्रैश करते ही यहाँ पे क्रैश हो गया, क्रैश करते ही आपको रोल बैक होगा, रोल बैक होगा, रोल बैक हुआ, रोल बैक होकर जो ओल्ड वैल्यूज़ थी उसको परसिस्ट करेगा DB। यानी इस 200 चेंज को, सिंस ये चेंज कमिट नहीं हुआ था, ये चेंज परमानेंटली ऐड नहीं हुआ था, तो इसको भूल जाएगा और जो ओल्ड वैल्यूज़ थी उसी को परसिस्ट करेगा। यानी आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ ही दिखाएगा। और जो ओल्ड वैल्यूज़ है इसी को बोलते हैं बिफोर इमेज, यानी जो बिफोर इमेज यानी जो बिफोर या ओल्ड वैल्यू उसको करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1000 रुपीज़ था आपके पास, 200 हुआ और यहाँ पे आपने कमिट कर दिया। कमिट होते ही आपका सिस्टम फेलियर हो गया, कोई भी मशीन एरर आ गया, सिस्टम फेलियर हो गया। सिस्टम फेल आते ही आपको क्या करेगा DB लॉग्स में देखेगा, लॉग्स में देखेगा, उसे पता चलेगा अरे ये वैल्यू तो कमिट हो गया। कमिट होने का मतलब क्या होगा कि वो परमानेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए DB में। तो क्या करेगा वो कि यहाँ पे अब DB में अभी एग्जिस्ट क्या कर रहा था, DB में एग्जिस्ट कर रहा था 1000, क्योंकि कमिट होते ही वैल्यू बेसिकली मशीन में एरर आ गया था हमारा और परमानेंटली चेंजेस सेव नहीं हुए थे। लेकिन लॉग्स में बता रहा है कमिट हो गया, तो यहाँ पे एक तरह का एनोमली क्रिएट हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए DB क्या करेगा, 1000 + 200 जो कि न्यू इमेज है, इसी को बोलते हैं न्यू इमेज, न्यू वैल्यू, इसको अपडेट कर देगा ओल्ड वैल्यू से। यानी यहाँ पर हमारे पास 1000 की जगह पर 1200 आ जाएगा आंसर। तो इसको बोलते हैं न्यू इमेज। तो बिफोर इमेज का मतलब प्रीवियस वैल्यूज़ एंड न्यू इमेज का मतलब कि न्यू वैल्यू। तो क्वेश्चन बोला बैकवर्ड रिकवरी में क्या होता है, बैकवर्ड रिकवरी में हम बिफोर इमेज पे जाते हैं। तो जो बिफोर इमेज है उसी को DB परसिस्ट करता है, यानी आंसर हो जाएगा ये बैकवर्ड रिकवरी। एंड फॉरवर्ड रिकवरी में क्या होता है, आफ्टर न्यू इमेज को DB परसिस्ट करता है इसमें, फॉरवर्ड रिकवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड है। तो हमें पता है कि जो भी क्वेरी हम चलाते हैं डेटाबेस में वो हमेशा एक टेबल के रूप में ही रिजल्ट देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टेबल। टेबल के फॉर्म में कुछ भी क्वेरी चलाओ एटलीस्ट उसमें एक भी रिजल्ट है तो टेबल, अगर रिजल्ट नहीं भी है तो टेबल ही देता है, एम्प्टी टेबल देगा और क्या, लेकिन टेबल के रूप में ही रिजल्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। ए केस SQL स्टेटमेंट इज यूज टू एस्टेब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली केस का मतलब हो गया कंडीशन, कंडीशन यानी इफ देन एल्स इन SQL। अब चलते हैं 2015 का खत्म हो गया, 2022 में जाते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, द एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। ऑब्वियसली डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड का मतलब क्या है, एक बड़ा बिग एट्रीब्यूट होगा, उससे हम उसको मिनिमाइज करके हम एक छोटे एट्रीब्यूट में कन्वर्ट किए हैं, उसी को बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेटाबेस ट्रांजेक्शन्स ए शेयर्ड लॉक अलाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। हमने पहले ही इसे पढ़ा है कि शेयर्ड लॉक में सिर्फ रीड डिलीट ऑपरेशन अलाउड है, तो ओनली रीड बाय मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है T1 T2 T4 रिक्वेस्ट एस लॉक यानी शेयर्ड लॉक एंड T3 रिक्वेस्ट एक्सक्लूसिव लॉक बेस्ड ऑन लॉक कॉम्पेटेबिलिटी रूल्स। इसमें से क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल होगा। तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर शेयर्ड लॉक ले रहा है तो इन तीनों का अलाउ हो जाएगा। T1 T2 T4 कैन साइमल्टेनियसली होल्ड एस लॉक, शेयर्ड लॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। T3 कैन ऑब्टेन एक्स लॉक वाइल T1 होल्ड शेयर्ड लॉक, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे एक्सक्लूसिव शेयर्ड का कॉम्बिनेशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। T4 कैन रीड वाइल T3 होल्ड एक्स लॉक, ये भी पॉसिबल नहीं है। शेयर्ड लॉक एक्स लॉक कॉम्पेटिबल नहीं, शेयर्ड एक्स लॉक इंटरचेबल नहीं, गलत आंसर है। तो सिर्फ आपको शेयर्ड लॉक में ही अलाउड है। शेयर्ड शेयर्ड पॉसिबल है, लेकिन शेयर्ड एक्सक्लूसिव 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 शेयर्ड ये तीनों पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 3NF इज ट्रू। हम नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं, तो आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन आपको बेसिकली किया जाता है DBMS में से रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए। रिडंडेंसी का मतलब हो गया डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए, यानी हमारे पास DBMS में जो भी डुप्लीकेसी है उसको रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन। अब टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म की बात की जाए तो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है 1NF,
वन एफ बोलता है कि कोई भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि कोई भी नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, नो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट अलाउड, इसमें कोई भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट अलाउड नहीं होगा। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के कंडीशन को सेटिस्फाई करे, साथ साथ कोई भी आपको पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नॉट अलाउड, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी किसे बोलते हैं? पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब हो गया कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम, ऐसा कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी नॉन प्राइम किसी पार्ट ऑफ कैंडिडेट की पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। फुल्ली डिपेंड हो सकता है, फुल्ली कैंडिडेट की पे डिपेंड हो सकता है, कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम हो सकता है, कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम हो सकता है, लेकिन पार्ट ऑफ कैंडिडेट की टू नॉन प्राइम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, तो इसको पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड ऑर्डर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा फॉर्म है 3NF। 3NF में क्या होता है हमारे पास? 3NF में थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो हमारा है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करे, साथ साथ कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? यानी नॉन प्राइम से नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम ऐसा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब प्राइम नॉन प्राइम आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो मैं बता देता हूँ प्राइम नॉन प्राइम क्या होता है। सपोज करो कि आपका कोई ABCDE रिलेशन है आर, और सपोज करो कि AB उसमें कैंडिडेट की, AB इज ए कैंडिडेट की। अब प्राइम उसको बोलते हैं, प्राइम उसको बोलते हैं जो कि कैंडिडेट की का पार्ट है, यानी A एंड B प्राइम हो गया, एंड नॉन प्राइम आपको हो गया C D E आपको नॉन प्राइम हो गया, जो कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। सपोज करो कि कोई रिलेशन दिया है A to C, तो ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्यों है? क्योंकि C यहाँ पे नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम आपको डिपेंड कर रहा है पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, नॉट ऑन द फुल्ली कैंडिडेट की। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ AB, दैट्स वाई इज एन पार्शियल डिपेंडेंसी। सपोज करो कि C to D है कोई यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ट्रांजिटिव है क्यों? क्योंकि नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम आपको रिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास होता है BCNF, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। तो BCNF हमारे पास 1NF 2NF 3NF को सेटिस्फाई करता ही है। साथ में अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फ़ा गोज टू बीटा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा जो होना चाहिए या तो कैंडिडेट की या सुपर की होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, अगर अगर है, ऐसा है तो BCNF में है। साथ साथ 1NF 2NF 3NF में भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 3NF इज ट्रू। तो 2NF में होना चाहिए, इन 2NF एंड एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन की। तो ऑब्वियसली यही होना चाहिए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज नो एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम। तो हमारे पास दो तरह का होता है, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। एसक्यूएल में आप टेबल यूज़ करते हैं, नो एसक्यूएल में ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, फाइल यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। जैसे नो एसक्यूएल का एग्जांपल हो गया मोंगो डीबी हो गया, हमारे पास मोंगो डीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया, ये सब नो एसक्यूएल का होता है। तो यहाँ पे कैसेंड्रा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए फॉरेन की इन रिलेशन डेटाबेस। अब फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की आपको होता है कि सपोज करो कि दो टेबल है, अब इन दो टेबल में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हम फॉरेन की बनाते हैं। फॉरेन की ऑलवेज पॉइंट टू ए प्राइमरी की, यानी प्राइमरी की को रेफर करता है दूसरे टेबल के। सपोज करो कि ये टेबल 2 है, 2 एंड 1, तो 2 का जो फॉरेन की होगा वो टेबल 1 के प्राइमरी की को पॉइंट करेगा। और फॉरेन की में वही वैल्यूज़ अलाउड हैं जो कि प्राइमरी की में, टेबल 1 के प्राइमरी की में एग्जिस्ट करती हैं, वही वैल्यूज अलाउड है। तो यहाँ पे ट्रू पूछ रहा है। यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रिकॉर्ड इन टेबल, नहीं। यूज टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स, नहीं होगा। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल यूजिंग रेफरेंस वैल्यू, सी इज द करेक्ट आंसर। नल कैन नॉट कंटेन, नल फॉरेन की नल कंटेन कर सकता है, मस्ट कंटेन ओनली यूनिक वैल्यूज, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two attributes P and Q satisfy dependency P goes to Q and Q goes to Q goes to P, they exhibit
तो पार्शियल डिपेंडेंसी मैंने बता दिया था क्या होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको बता दिया था। तो ये बेसिकली एक तरह का लूप हो गया ना, पी गोज टू क्यू एंड क्यू गोज टू पी। तो बेसिकली काइंड ऑफ म्यूचुअल फंक्शनल डिपेंडेंसी इसको बोलते हैं। मल्टी वैल्यूड का मतलब हो गया कि ए गो अल्फा गोज टू बीटा एंड अल्फा गोज टू, सपोज करो कि ए गोज टू अल्फा गोज टू बीटा है हमारे पास, एंड अल्फा से हमें सी भी मिल रहा है, तो एक ही वैल्यू से दो दो वैल्यू मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसक्यूएल ऑपरेटर फिल्टर्स रोज बाई चेकिंग इफ ए वैल्यू मैचेज एनी वैल्यू इन ए लिस्ट। तो लिस्ट में चेक करना था, हमारे पास इन ऑपरेटर है, इन से आपको यूज कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ के लिए देता है, रिटर्न करता है रिजल्ट को। लाइक बेसिकली मैच करने के लिए किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास बहुत सारे लेटर्स हैं, सचिन हो गया, सुरेश हो गया, तो बेसिकली हमें चेक करना कि एस से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो एस से स्टार्ट हो रहा है सचिन सुरेश, तो दोनों रिजल्ट दे देगा। बिटवीन बेसिकली रेंज चेकिंग के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे इन ऑप्शन हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारे पास। एग्रीगेट में हमारे पास एवरेज होता है, एवरेज हो गया, मिन मैक्स हो गया, सम हो गया, ये सब एग्रीगेट फंक्शंस है। 2023 का पार्ट 2 देखते हैं। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपर की एंड प्राइमरी की इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले आपको सुपर की एंड प्राइमरी की समझना पड़ेगा। सुपर की क्या होता है? सुपर की हमारे पास क्या होता है कि सुपर की ऐसा की है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है ऑल द एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं एक रिलेशन में, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करो कि एक स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में क्या क्या सुपर की हो सकता है? रोल नंबर हो सकता है, उसका मोबाइल नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर से भी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसके फादर का नाम या फिर उसका मदर का नाम, उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मल्टीपल सुपर की हो सकते हैं। तो ये हो गया सुपर की। अब सुपर की को रिड्यूस करके जो की बनता है, कैंडिडेट की उसको बोलते हैं, यानी मिनिमल ऑफ सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट की, और उन्हीं कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की चूज किया जाता है, और जो अदर बच गया कैंडिडेट की वो आपको अल्टरनेट की एज ए सेकेंडरी की तरह काम करते हैं। अल्टरनेट की या फिर सेकेंडरी की तरह काम करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एवरी प्राइमरी की जो सुपर की, ऑब्वियसली क्योंकि सुपर की से ही प्राइमरी की बना है ना, सुपर की हो गया, सुपर की से कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की से प्राइमरी की, तो ऑब्वियसली पहला ऑप्शन सही है। इनकरेक्ट बोल रहा है ना, अच्छा पहला तो सही है, इनकरेक्ट हमको चेक करना है। सुपर की क्या नाम? एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स, ऑब्वियसली ये सही है। सपोज करो कि हमारे पास कोई रिलेशन है आर, ए बी सी डी ई, उसमें एट्रीब्यूट्स हैं, और ए बी आपको सुपर की है, तो ए बी सुपर की है, तो ए बी सी भी तो सुपर की होगा ना, क्योंकि अगर इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, सिर्फ आप वेट बढ़ा रहे हैं। सपोज करो कि कोई एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा एक चाबी से खुल रहा है, चाबी का नाम है ए बी। अब ए बी में आपने सी ऐड कर दिया, दरवाजे को सिर्फ ए बी की ज़रूरत थी लेकिन आपने सी ऐड कर दिया, यानी उसमें एक एक्स्ट्रा वेट आपने बढ़ा दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको ए चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी एज लॉन्ग एज ए बी उसको मिल रहा है वो खुलता जाएगा। तो ये हो गया, यानी उसमें एक्स्ट्रा वेट ऐड करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सुपर की क्या नाम? एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट सही है। टेबल क्या नाम? मल्टीपल सुपर कीज, ऑब्वियसली ये भी सही है। एवरी सुपर कीज प्राइमरी की गलत आंसर है, तो यही हमको चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एसक्यूएल कमांड इज जनरली रोल बैक आफ्टर कमिट। तो रोल बैक का यूज कब करते हैं? ऑब्वियसली डिलीट के बाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इन ए रिलेशनल डेटाबेस विच टर्म रिप्रेजेंट ए मिस पॉइंट ए मिसिंग और अननोन एट्रीब्यूट वैल्यू। तो नल वैल्यू है, नल वैल्यू में कोई वैल्यू नहीं देते हैं। विच एसिड प्रॉपर्टी मेंटेन्स प्री डिफाइंड रूल्स बिटवीन डेटाबेस स्टेट्स। प्री डिफाइंड रूल्स, तो सबसे पहले हम एसिड प्रॉपर्टीज़ को जानना पड़ेगा कि एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो रहता है, ट्रांजेक्शन क्या होगा? कोई सेट ऑफ रीड राइट ऑपरेशंस को ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। ट्रांजेक्शंस जो हमारे पास है, ये क्या हो गया? सेट ऑफ रीड राइट ऑपरेशंस, सेट ऑफ रीड कॉमा राइट, ये हो गया ट्रांजेक्शंस। अब हर ट्रांजेक्शन चार प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, ए सी आई एंड डी, दिस इज कॉल्ड द आई, जिसको बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। ए फॉर एटॉमिसिटी, ए फॉर हमारे पास हो गया एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। अब इनका मतलब क्या होता है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है, एटॉमिसिटी ये बोलता है कि या तो ट्रांजेक्शन
पूरी तरह से कंप्लीट हो या तो नहीं कंप्लीट हो, बीच में नहीं रहना चाहिए। सपोज करो कि आपने कोई पेमेंट किया और पेमेंट करते ही नेट चला गया, कुछ फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन पैसे कट गए, तो आपको क्या चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जो भी पैसा आपका कटा आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए था। तो ये एटॉमिसिटी इस चीज़ को इंश्योर करता है। और ये किसके द्वारा होता है, तो ये किसका काम है एटॉमिसिटी, रिकवरी कंट्रोल मैनेजर का, रिकवरी कंट्रोल मैनेजर का ये काम है, कंट्रोल मैनेजर का काम है एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि बिफोर द ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन डेटाबेस में जो भी आपने कंडीशन सेट किया वो परसिस्ट होनी चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए कंडीशंस। तो बिफोर द ट्रांजैक्शन आफ्टर द ट्रांजैक्शन वो सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। और ये किसका काम है, ये प्रोग्रामर का काम है, यानी हमारा काम है, जो डिज़ाइन कर रहा है उसका काम है। आइसोलेशन का मतलब हो गया कि एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को मतलब उसको उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए, एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को इंटरफियर ना करे, दिस इज कॉल्ड द आइसोलेशन। यानी सपोज करो कि जैसे बैंक अकाउंट में मल्टीपल लोगों के अकाउंट है, तो अगर आप सपोज करो राम एंड श्याम है, तो राम आपको पैसा भेज रहा है, श्याम पैसा ले निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम का पैसा श्याम के अकाउंट में चला जाए, दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन, यानी एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को इंटरफियर ना करे। नेक्स्ट वन इज द ड्यूरेबिलिटी। अभी आइसोलेशन किसका काम है, दिस इज ये काम है कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर का, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर का काम है आइसोलेशन। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस में जो भी चेंजेस हैं कमिट करने के बाद वो चेंजेस डेटाबेस में रहने चाहिए परमानेंटली। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो, सपोज करो कि आपने 100 रुपया था, आपके पास 100 रुपया डेटाबेस में था, उसमें आपने क्या किया, 100 रुपीज़ था, उसमें 200 ऐड किया, 1200, उसको कमिट किया, कमिट करने के बाद आपने अपना डेटाबेस या सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिए या रीस्टार्ट किए। रीस्टार्ट करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 100 रुपया दिखाए वापस से आपको 100 रुपया नहीं दिखाना चाहिए, जो भी चेंजेस आपने किए उनको ऐड करके जो फाइनल वैल्यू न्यू वैल्यू था उसको दिखाना चाहिए, यानी चेंजेस परसिस्ट होने चाहिए, चेंजेस डिलीट ना हो ऑटोमेटिकली, दिस इज कॉल्ड द ड्यूरेबिलिटी। और ये भी रिकवरी कंट्रोल मैनेजर का ही काम है, रिकवरी कंट्रोल मैनेजर का ये काम है ड्यूरेबिलिटी। अब चलते हैं 2025 के क्वेश्चन पे क्या क्या है पूछा। इन BCNF व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट द डिटर्मिनेंट इन एवरी फंक्शनल की, तो कैंडिडेट की अल्फा गोज टू बीटा जो होता है, तो अल्फा यानी कैंडिडेट की होना चाहिए, यानी या फिर सुपर की होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस 1500 सेव पॉइंट सेट प्लस 100 रोल बैक टू सेव पॉइंट। अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होते हैं उसमें आपको 3 ऑपरेशंस होते हैं जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था। तो हमारे पास कमिट है जो कि परमानेंटली चेंजेस को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है, रोल बैक है अनडू करने के लिए यानी कंट्रोल जेड करने के लिए यूज़ किया जाता है रोल बैक। एंड हमारे पास नेक्स्ट है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या बताता है कि सपोज करो कि सेव पॉइंट क्या बताता है कि A to B आप गए एंड यहाँ पे आपने B के बाद आपने एक सेव पॉइंट लगाया, एंड फिर B से आप C पे गए और यहाँ पे आप रोल बैक कर गए, रोल बैक होते ही क्या हो गया कि सेव पॉइंट से पहले की जो वैल्यूज़ थी वो चेंज नहीं होंगी, वो वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी, यानी A गोज टू B तो A एंड B परसिस्ट करेंगी, ये वैल्यू डिलीट नहीं होंगी, लेकिन B के बाद यानी सेव पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ है वो डिलीट हो जाएंगी, अनडू हो जाएंगी, दिस इज कॉल्ड द सेव पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1500 आपके पास था, 1500 था, आपने यहाँ पे एक सेव पॉइंट लगाया, उसके बाद आपने क्या किया 1500 में 100 जोड़ा यानी 1600 आपको हो गया, 1600 हुआ, उसके बाद आप रोल बैक हो गए, रोल बैक होते ही आपके यहाँ का 1600 था, यहाँ पे कोई सेव पॉइंट नहीं है तो 1600 का वैल्यू चेंज हो गया, 1600 वैल्यू अनडू हो गया, स्टेप खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पे सेव पॉइंट है, सेव पॉइंट से पहले क्या वैल्यू 1500, तो यही वैल्यू आपको DB में परसिस्ट करेगी, और उसके बाद आपने कमिट कर दिया तो यानी 1500 वैल्यू DB में सेव हो जाएगा। सेव होते ही आपको इनिशियली 1500 था, बाद में भी 1500 है, यानी रिमेन सेव हो जाएगा, सेम अमाउंट आपको रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन कैन नॉट बी डायरेक्टली परफॉर्म्ड यूजिंग टपल रिलेशन कैलकुलस। तो बेसिकली प्रोजेक्शन होता है, सिलेक्शन भी होता है, ज्वाइन भी होता है, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होता है, एग्रीगेशन नहीं होता है। तो बेसिकली मैं समझाता हूँ। सिलेक्शन का मतलब होता है सिग्मा यहाँ पे कोई कंडीशन रखेंगे और यहाँ पे रिलेशन यानी टेबल का जो नाम रहता है उसको देते हैं, कंडीशन के बेस पे आपको आउटपुट देता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है पाई में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखते हैं आप, एट्रीब्यूट, और यहाँ पे रिलेशंस का जो भी नाम है, जो भी टेबल का नाम है उसको देते हैं, पाई हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको जानते हैं R1 क्रॉस R2, तो मल्टीप्लाई कर देता है सबको सबसे,
एक ज्वाइन का मतलब आप पढ़ ही चुके हैं, ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, जो भी था मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया। एग्रीगेशन परफॉर्म नहीं करता है टपल कैलकुलस से, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डोमेन कांस्टेंट इन ए रिलेशनल डेटाबेस। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसमें ऐड कर दिए। जैसे प्राइमरी की है, प्राइमरी की में क्या रिस्ट्रिक्शंस ऐड होते हैं? प्राइमरी की हमारे पास है, तो प्राइमरी की में हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड होते हैं। क्या क्या है कि नल वैल्यूज़ को कंटेन नहीं कर सकता है, यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ये सब रिस्ट्रिक्शंस है, इन्हीं को कांस्टेंट बोला जाता है। तो यही आपको बोला ऑप्शन है, असाइन रूल्स अबाउट अलाउड कॉलम वैल्यूज़, तो यही आपको आंसर हो जाएगा। जो भी अलाउड रूल है, जो कि आपने पहले से प्री डिफाइंड किया, वही अलाउड होने चाहिए, उसमें वही वैल्यूज़ को वो रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रिवेंट्स डेडलॉक एंड इंश्योर्स सीरियलाइजिबिलिटी। तो डेडलॉक को प्रिवेंट कौन करता है? तो मैंने बताया था कि कंजर्वेटिव करता था, टाइम स्टैम्प करता था, थॉमस राइट करता था। तो 2PL नहीं करेगा, ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग प्रोटोकॉल ऐसा कुछ होता नहीं है। स्ट्रिक्ट 2PL नहीं करेगा, शेयर लॉकिंग प्रोटोकॉल नहीं करेगा, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल करता है। अब आपको यहाँ पे सीरियलाइजिबिलिटी क्या होती है, अगर ये पता नहीं है फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ ये डेडलॉक के बारे में अगर आपको पता होता कि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डेडलॉक को प्रिवेंट करते हैं। सीरियलाइजिबिलिटी क्या होती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सीरियलाइजिबिलिटी का मतलब होता है कि बेसिकली हमारे पास शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल सबसे पहले समझना पड़ेगा, शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल का मतलब होता है कि आप किस ऑर्डर में, ऑर्डर इन विच ट्रांजेक्शन्स आर परफॉर्म्ड, ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म्ड, किस ऑर्डर में आपको ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म्ड हुए हैं, इसको बोलते हैं शेड्यूल। अब दो तरह के शेड्यूल होते हैं हमारे पास, सीरियल शेड्यूल एंड नॉन सीरियल। नॉन सीरियल, सीरियल का मतलब होता है, नाम से ही पता चलता है कि एक ट्रांजेक्शन पहले ख़त्म होगा, फिर उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन ख़त्म होगा, मतलब एक एक करके यहाँ पर काम होगा। नॉन सीरियल का मतलब पैरेलल होगा, साथ साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ काम करेंगे नॉन सीरियल में। सीरियल शेड्यूल आपको क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। नॉन सीरियल आपको शेड्यूल क्या होता है कि नॉन कंसिस्टेंट होता है, दिस इज नॉट कंसिस्टेंट, यानी नॉन कंसिस्टेंट होता है। अब हमारा काम क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है कंसिस्टेंट, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए हमारे डेटाबेस में। लेकिन हम सीरियल शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्यों? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें हायर CPU यूटिलाइजेशन चाहिए। सपोज करो कि सीरियल शेड्यूल आपको चल रहा है, यानी एक ट्रांजेक्शन खत्म होगा, उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन खत्म होगा। सपोज करो कि बैंक में कितने अकाउंट्स होंगे, कि लाखों करोड़ों लोगों के अकाउंट होंगे। तो पहला बंदा काम करेगा, अपना काम कर लेगा, उसके बाद दूसरा का काम होगा, फिर तीसरा का, ऐसा तो लाखों दिन लग जाएंगे। इसलिए हम नॉन सीरियल शेड्यूल्स को फॉलो करते हैं, ताकि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ हो सके। अब इसमें प्रॉब्लम थी नॉन कंसिस्टेंसी, तो हम क्या करते हैं, नॉन सीरियल शेड्यूल को कन्वर्ट करते हैं सीरियल शेड्यूल में, और इसी को बोलते हैं सीरियलाइजिबिलिटी। अब सीरियलाइजिबिलिटी कैसे चेक होती है, हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ, जिसका नाम है प्रेसिडेंस ग्राफ। इस ग्राफ में अगर साइकिल मौजूद है तो इसका मतलब हो गया कि नॉन सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल नहीं है, नॉन सीरियलाइजेबल। अगर साइकिल नहीं है, नो साइकिल, तो सीरियलाइजेबल है, यानी बेनिफिशियल है हमारे लिए। अब कैसे साइकिल बनाते हैं, तो साइकिल बनाने के लिए हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया था उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सपोज करो कि T1 एंड T2 दो ट्रांजेक्शन हैं, और यहाँ पे T1 ने सेम डेटा पे दोनों काम कर रहे हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटा पर काम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। T1 ने रीड किया X पे एंड T2 ने राइट किया X पे। तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक साइकिल बनेगी, साइकिल नहीं बनेगी, मतलब एक एज बनेगा। एज कैसे बनेगा, कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन R2W, यानी T1 यहाँ पे है एंड T2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे T1 से T2 एक ग्राफ बनेगा, यानी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, रीड राइट कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन है, जो कि मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पे T1 से T2 यहाँ पे एक एज बन गया, लेकिन यहाँ पे साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, यानी कंसिस्टेंट शेड्यूल है। ये हो गया। अगर साइकिल अगर ऐसे बन जाती, अगर यहाँ पे ऐसे साइकिल बन जाती, तो यहाँ पे नॉन सीरियल हो जाता है। तो साइकिल बनाने के, एज बनाने के लिए हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं, रीड राइट, रीड राइट राइट, इनका यूज करते हैं। और सिर्फ, और अपने में चेक नहीं करते। जैसे T1 है तो T1 अपना कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन चेक करेगा T2 में, T3 में, ऐसे T1 खुद में नहीं चेक करेगा। तो ऐसे बनाते हैं। तो मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया दे दिया है कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं।
51 क्वेश्चन नंबर, मनी डिवेटेड फ्रॉम सेंडर बट सिस्टम फेल्स बिफोर क्रेडिटिंग फ्रेंड, विच प्रॉपर्टी वायोलेटेड? ऑब्वियसली एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी यही बोलता है ना कि या तो पूरा कंप्लीट हो या तो नहीं हो, या बीच में फेल हो गया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, यानी एटॉमिसिटी वायोलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, विच सेट ऑपरेशन रिप्रेजेंट ऑल रोज डेटा आर इन R1 बट नॉट इन R2? इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शंस। तो R1 यूनियन का साइन है, यूनियन आपको पता ही यूनियन क्या करता है, दोनों टेबल से आपको डेटा आपको ला कर दे देगा। इंटरसेक्शन आपको क्या होता है, जो भी कॉमन डेटाज है, यहाँ पे कॉमन डेटा है R1 एंड R2 में, उनको देगा। R2 माइनस R1 का मतलब होता है कि R2 में अवेलेबल होना चाहिए, R2 में वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए बट नॉट इन R1। R1 में नहीं होना चाहिए। R2 माइनस R1 का मतलब यही होता है कि R2 में हो लेकिन R1 में नहीं हो। R1 माइनस R2 का मतलब होता है कि R1 में हो लेकिन R2 में नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल रोज डेटा आर इन R1 बट नॉट इन R2। R1 में होना चाहिए, R2 में नहीं होना चाहिए, यानी R1 माइनस R2, ऑप्शन नहीं। तो इसी के साथ आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे IBPS SOIT ऑफिसर के लिए, वो सारे हमने टैकल कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। अगर कोई भी फीडबैक आपको देना है, फीडबैक कोई भी देना है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसे देख लेना, थोड़ा सा संभाल लेना। ओके, थैंक यू गाइस।